कोड इज बीइंग मेंशन्ड भैया, पेविंग ग्रेड की बात चल रही है। इज टॉकिंग अबाउट द पेविंग ग्रेड ऑफ द बिटुमन। क्रॉस चेक करके देखना एक बार। हाँ करो, एक बार क्रॉस चेक करो। कोड लिख दिया वो, और क्या करो, यहाँ पे कोड खुलता नहीं है, तो मैं कोड भी खोल देता। वो ऑप्शन है नहीं कि मैं एंटर करूँ और कोड खुल जाए यहाँ पे। दैट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ये भी फैसिलिटी होनी चाहिए मेरे पास कि मैं डायरेक्टली कोड एंटर करूँ और कोड खुल जाए। देखो क्रॉस चेक करो। कोड भी वेरीफाई करो एक बार, यही कोड है या नहीं है। कोड नहीं है, अब क्या करो, कुछ नहीं, खरीद के लाओ। NHAI की उसमें जाओ, उसमें हेड ऑफिस में जाना पड़ता है NHAI के, वहाँ से कोड मिलता है, लेके आओ वहाँ से कोड। लाना ही पड़ेगा, अब खरीद के कोड नहीं है तो। NHAI के हेड ऑफिस जाओ, वो आपको कोड देंगे, वहाँ से खरीद के लाना पड़ता है कोड। इनमें तो सब बाकी सबने खरीद रखा है। ये दूसरा आ गया, 175 डिग्री सेल्सियस होगा ना बेटा, जो कोड में लिखा हुआ है वो होगा। अरे खोल के तो देखो उसके अंदर। कोड खोल के मैं देखो, मेरे पास पिक्चर पड़ी होगी। आई शुड हैव द पिक्चर अवेलेबल। मैं एक बार अपलोड कर देता हूँ, अगर किसी के पास है तो वो एक बार अपलोड कर दे। अगर किसी के पास है, यहाँ पे ऑप्शन है अपलोड करने का, वो अपलोड कर दे, नहीं तो मैं एक बार पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। आई विल अपलोड द पिक्चर। तो मेरे हिसाब से तो 220 डिग्री होना चाहिए, आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। सर IS वेट करो, मैं एक बार अपलोड कर देता हूँ इसे। डॉक्यूमेंट्स में जाओ, डॉक्यूमेंट्स में जाओ, फिर ऐड पेज फ्रॉम द फाइल, ओपन। आ गया क्या? ओपन इनपुट, देख लो भैया। हाँ मॉडिफाई हो गया हो तो बात अलग है। DDA में, JEE में, BTech अलाउ है, सब अलाउ है। डिप्लोमा, BTech, MTech, PhD, फिर उसके बाद आपने पोस्ट डॉक्टरेट कर रखी हो वो भी अलाउड है, फिर LLB कर रखी हो वो भी अलाउड है उसके बाद। अरे पेविंग बिटुमन की बात कर रहा है, पढ़ तो लो सवाल पीछे। सर मिनिमम स्पेसिफाइड फ्लैश पॉइंट ऑफ बिटुमन यूज इन पेमेंट कंस्ट्रक्शन 175, सवाल तो पढ़ लो क्या पूछ रहा है वो। मतलब सारी कहानी लिख दी, वो सवाल तो पढ़ लो, सवाल में क्या पूछा गया है। वो पेविंग बिटुमन की बात कर रहा है, पेमेंट कंस्ट्रक्शन की बात थोड़ी ना कर रहा है। ये रहा पेविंग बिटुमन का फ्लैश पॉइंट। जितने भी ग्रेड्स हैं पेविंग बिटुमन के, उन सबका फ्लैश पॉइंट लिखा हुआ है। अब मुझे पता नहीं आप कौन सा कोड देख रहे हो, यू आर वॉचिंग विच कोड। आप अपने कोड के हिसाब से लिख देना। तो ये मिनिमम फ्लैश पॉइंट की वैल्यू मेंशन की हुई है। चलो वापस चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में। ये फाइल लास्ट में आई थी, ओपन इन बोर्ड।
चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। तो इम्पोर्टेंट आईएएस कोड बता दीजिए सर। बताता तो रहता हूँ, इतने टॉपिक कराए हैं सब में बता रखे हैं इंपॉर्टेंट आईएएस कोड। ये लो अभी बताया पीछे इंपॉर्टेंट आईएएस कोड ये रहे, ये सारे इंपॉर्टेंट आईएएस कोड है। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट आईएएस कोड। चले चलो आगे बढ़ते हैं। Concrete in the member represented by a core shall be considered acceptable if the average equivalent cube strength of the core is equal to at least q% of the cube strength of the grade of concrete where q is। क्या पूछा है? Concrete in the member represented by a core test, ठीक है, core test की बात कर रहा है, shall be considered acceptable if the average equivalent cube strength of the core is equal to at least, कम से कम कितनी होनी चाहिए, is at least q% of the cube strength, so at least 85% of the cube strength। तो एवरेज की बात कर रहा है, एवरेज इक्वलेंट क्यूब स्ट्रेंथ शुड बी एटलीस्ट 85%, कम से कम 85% होनी चाहिए स्ट्रेंथ। पर अगर ये बात करता है इंडिविजुअल क्यूब के स्ट्रेंथ की तो कितना परसेंटेज होता? पर अगर ये बात करता है इंडिविजुअल क्यूब की स्ट्रेंथ की तो कितनी परसेंटेज निकल के आती? अभी तो उसने एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ की बात करी है, अगर ये इंडिविजुअल क्यूब की बात करता तब ये परसेंटेज कितनी होती? तब ये 75 हो जाती, देन द वैल्यू वुड हैव बीन 75। ध्यान रखना, अभी इसने एवरेज इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ पूछी हुई है, इट शुड बी एटलीस्ट 85%, पर इंडिविजुअल क्यूब स्ट्रेंथ की बात करता है इट शुड बी एटलीस्ट 75%। उस केस में ये 75% वैल्यू चली जाती है। तो दोनों में वेरिएशन है, देयर इज अ वेरिएशन इन बोथ। फिर से कोड ध्यान रखना है, कोर टेस्ट किसमें आता है? कोर टेस्ट इज कवर्ड इन व्हाट? कोर टेस्ट कवर्ड है IS 456 में और 516 में। दीज आर द टू कोड्स, ये दो कोड हैं जो कोर टेस्ट से डील करते हैं। ये स्पेसिफिकेशन बताता है कोर टेस्ट की, और कोर कैसे टेस्ट की जाती है वो 516 बताता है। टेस्टिंग ऑफ द कोर इज गिवन बाय IS 516। तो अभी जो सवाल पूछा हुआ है उसमें तो 85%, द प्रॉब्लम विच इज बीइंग आस्क्ड इट इज 85%। चलो आगे बढ़ते हैं। The minimum density in gram per cubic centimeter of corrugated and semi-corrugated asbestos cement sheet considered acceptable for construction purpose by Indian standard। फिर से आगे इंडियन स्टैंडर्ड। तो क्या पूछ रहा है? मिनिमम डेंसिटी बता दो corrugated and semi-corrugated शीट की। मिनिमम डेंसिटी है 1.4, मिनिमम डेंसिटी इज 1.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मिनिमम डेंसिटी इज 1.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इंडियन स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें कोरुगेटेड सेमी कोरुगेटेड शीट के लिए, तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से IS 459 है। क्रॉस वेरीफाई कर लेना एक बार, क्रॉस वेरीफाई करना। कोरुगेटेड शीट के लिए जो IS कोड है IS 159 है। ये कौन सा कोड है? ये बाहर गांव का देश को कोड है। ये हमारे बाहर गांव का कोड है। ये एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, यही होगा। आप याद कैसे रखते हो सर? इसके लिए एक दवाई लेता हूँ मैं, दवाई आती है यादोमाइसिन, और हर गुरुवार को काले कौवे को दाना खिलाता हूँ, उससे याद रहता है। ये गुरुवार को काले कौवे को पीपल के पेड़ के नीचे दाना खिलाया करो, उससे सब याद हो जाता है। याद कैसे करते हो? चलो आगे बढ़ते हैं। हो गई, नेक्स्ट।
According to Hazen's approximation of permeability of sand, if the effective diameter is 0.2 centimeter, then the permeability in centimeter per second will be approximately equal to. कोड का पीडीएफ कैसे मिलेगा भैया? नेट से डाउनलोड होता है, और कैसे मिलेगा भाई? नेट पे जाके आईएस कोड डालो, डाउनलोड करो। किसके क्वेश्चन है ये अनोनिमस के क्वेश्चन है ये। So according to Hazen approximation of permeability, Hazen approximation of permeability क्या बोलता है एलन हेजन? परमेबिलिटी इसके हिसाब से क्या है? C इंटू D10 का होल स्क्वायर। C की वैल्यू 100, D10 की वैल्यू कितनी है? 0.2, 0.2 का होल स्क्वायर, तो 100 इंटू 4/100, तो इट कम्स आउट टू बी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द परमेबिलिटी। ये परमेबिलिटी आ गई हमारी एज पर हेजन अप्रोक्सीमेशन। क्लियर है? इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप है परमेबिलिटी निकालने की, ये एम्पेरिकल रिलेशन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं। कॉन्ज़ी-करमान मेथड, ये हेजन विलियम, फिर इसके बाद कंसोलिडेशन इक्वेशन है हमारे पास, वन इज कंसोलिडेशन इक्वेशन। देन इसके बाद और भी इक्वेशंस होती है हमारी, देयर आर सेवरल अदर इक्वेशंस व्हिच आर इन्वॉल्वड, जिसमें एम्पेरिकल रिलेशनशिप मिल जाएंगे आपको। तरजागी इक्वेशन है हमारे पास, ये तरजागी इक्वेशंस अवेलेबल, तो तरजागी ने भी इक्वेशन दे रखी थी, वहाँ से भी निकाल सकते हो परमेबिलिटी। तो कौन सी करमान है, तरजागी है, एलन हेजन है, कंसोलिडेशन इक्वेशन है। एक हमारे पास लाउडन्स इक्वेशन है, वन इज लाउडन्स इक्वेशन, फ्रॉम देयर आल्सो यू कैन कैलकुलेट द परमेबिलिटी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हो गया। नेक्स्ट, इन अ सबमर्ज्ड रेक्टेंगुलर वेयर, इन अ सबमर्ज्ड रेक्टेंगुलर वेयर, ठीक है, an arrangement for the aeration of nape is essential, arrangement for the nape is essential। सबमर्ज्ड रेक्टेंगुलर वेयर है, अरेंजमेंट फॉर एरेशन, ठीक है। एरेशन की अरेंजमेंट रिक्वायर्ड होती है, एरेशन नहीं करोगे क्या होगा? सबमर्ज्ड वेयर है, एरेशन नहीं करोगे नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाएगा नीचे, तो नेगेटिव प्रेशर विल बी डेवलप्ड। तो यहाँ पर एरेशन की जाती है, तो यहाँ नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है, यार नेगेटिव प्रेशर इज डेवलप्ड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे होल बना देते हैं, वी क्रिएट अ होल। जैसे ही होल क्रिएट करते हैं, एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, प्रेशर जीरो हो जाता है, प्रेशर बिकम जीरो। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर आपने ये एरेशन की अरेंजमेंट दी, इस नेगेटिव प्रेशर की वजह से ये पानी पुल होता है, तो डिस्चार्ज हमारी कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है, डिस्चार्ज कंटिन्यूसली इंक्रीजेस। तो सवाल क्या बोल रहा है? सवाल ये बोल रहा है कि आपको एरेशन करना पड़ेगा ताकि डिस्चार्ज क्या रहे, कांस्टेंट रहे, सो दैट डिस्चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये सवाल है, पूछा क्या, देख लेते हैं आगे। So in a submerged rectangular weir, an arrangement for the aeration of the nape is essential for which of the following reason? For having a constant head discharge relationship independent of time। आ गया पहला आंसर, ये आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। For preventing the submergence of the weir, maintaining the water quality, having the highest value of coefficient, कुछ भी लिख के दे रहा है आगे। So आंसर इज ए। तो एरेशन इसलिए किया जाता है ताकि डिस्चार्ज क्या बना रहे, कांस्टेंट बना रहे, so that discharge remains constant। चलें आगे। Shall we continue? चलें।
During the purification of the water, if chlorine is applied beyond the stage of breakpoint, the water is called. During the purification of the water, if chlorine is added beyond the stage of breakpoint, double chlorination, super chlorination, post chlorination, pre chlorination. ब्रेक पॉइंट के बाद आपने क्लोरीन डाली, इसे क्या बोलेंगे हम? सुपर क्लोरिनेशन. तो वो प्रोसेस जिसमें हम एक्सेस क्लोरीन मिला दें, इसे क्या बोल देते हैं? सुपर क्लोरिनेशन बोल देते हैं. प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एक्सेस क्लोरीन बियॉन्ड दी ब्रेक पॉइंट डोज इज टर्म्ड एज सुपर क्लोरिनेशन. कितनी डोज में डाला जाता है? 5 to 15 मिलीग्राम पर लीटर. क्यों? ताकि रेसिडुअल बच जाए 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर. क्यों किया जाता है? क्योंकि एपिडेमिक प्रवेल कर रही होती है. तो जिस समय एपिडेमिक प्रवेल कर रही होती है उस समय सुपर क्लोरिनेशन की जाती है. तो ड्यूरिंग एपिडेमिक इट इज बीइंग डन. बता रखा डिटेल में. तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं. Which of the following turbines have the least specific speed? Which of the following turbine has the least specific speed? फ्रांसिस है. फ्रांसिस की कितनी होती है? 660 से लेकर 300. फिर पेल्टन है सेम 10 से लेकर 35. पेल्टन और इम्पल्स तो सेम ही चीज़ है, 10 से लेकर 35. कैप्लन है 300 से लेकर 1000. तो पेल्टन बोल दो, इम्पल्स बोल दो. पेल्टन स्पेसिफिक चीज़ हो गई, ये जनरल चीज़ हो गई, सो आई विल से इम्पल्स. अब फिर से सवाल बना के दे दिया भाई. इम्पल्स टरबाइन ही तो होती है पेल्टन, कोई अलग चीज़ थोड़ी ना होती है. तो इम्पल्स में सारा कवर हो जाएगा. और पेल्टन में क्या होगी? सिर्फ पेल्टन टरबाइन ही है. दैट इज टाइप ऑफ इम्पल्स टरबाइन ओनली. अब जनरल चीज़ पूछ रहा है, आंसर एक ही बताना है, तो इम्पल्स मार्क करेंगे. विल मार्क द इम्पल्स. ये कौन है 1 वाला? निकिता. अरे भैया फ्रांसिस की कैसे कम हो गई? फ्रांसिस की 60 से लेकर 300 के बीच में है. ये 10 से लेकर 35 के बीच में है पेल्टन की. तो पेल्टन है, इम्पल्स है, दोनों ही सही है. बोलो आप आर्ग्यू करोगे सर पेल्टन भी हो सकता है? हाँ हो सकता है. तो अगर आपको आर्ग्यूमेंट ही देना है तो हाँ, पेल्टन इज अ टाइप ऑफ इम्पल्स टरबाइन ओनली. क्लियर है? चलो गलती से हो गया, कोई बात नहीं. A real fluid is one which has constant viscosity and density, has zero shear stress, is incompressible. Real fluid कौन सा fluid होता है? Has constant viscosity and density, has viscosity, सही बात है. Has zero shear stress, incompressible, compressible होती है भाई वो. तो रियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसके पास क्या अवेलेबल हो? विस्कोसिटी अवेलेबल हो. So which has viscosity. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो. अभी तो 10 सवाल भी नहीं हुए, आधे घंटे से ऊपर का टाइम निकल गया. In reinforced concrete walls, the ratio of the effective height to the thickness is limited. अच्छा, the ratio of effective height to the thickness is limited to what? 25, 30, 20, 15. reinforced concrete wall यानी कौन सा कोड है? IS 456. अगेन वील बी डीलिंग विद द कोड IS 456. फिर से कोड लगेगा IS 456 इसके अंदर. तो क्या पूछ रहा है? H effective to thickness, this should not be more than 30. ये 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अब जब इसमें रीइंफोर्स कंक्रीट वॉल की एक चीज़ पूछ ली, इसके अलावा बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी आपको ध्यान रखनी है. टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट. इसकी मिनिमम विड्थ कितनी होती है? अब रीइंफोर्स कंक्रीट वॉल की बात करें, व्हाट अबाउट इट्स मिनिमम विड्थ? व्हाट अबाउट इट्स मिनिमम विड्थ? So its minimum width will be how much? So reinforced concrete wall minimum width कितनी निकल के आ जाएगी? So B minimum डायरेक्टली IS 456 है. अब तो कोड बता दिया, कोड से देख के बता दो. You can mention the code also. दस सेंटीमीटर 100 mm.
भाई तुम्हारे पास अलग कोड है क्या कोई? डू यू हैव सम अदर कोड? सो 0.05 t. तो बी मिनिमम है 0.05 t. ये मिनिमम विड्थ निकल के आती है हमारी, दिस इज द मिनिमम विड्थ. तुक्के मार रहे हैं सारे के सारे. सही बात है. मिनिमम थिकनेस है ये जो जो भी है ना 100 mm वाले, मिनिमम थिकनेस होती है वो. मिनिमम थिकनेस है 100 mm. मैं मिनिमम विड्थ की बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम विड्थ. मिनिमम थिकनेस है 100 mm की. तो जब उसने रेशियो पूछ लिया तो ये डायमेंशन भी ध्यान रखनी है आपको. चलिए आगे. चलो चलो आगे. चले, क्या पूछा हुआ है? इन अ सर्टेन प्रोजेक्ट द मिनिमम स्पेसिफाइड सीमेंट कंटेंट इज 370 kg पर क्यूबिक मीटर. ठीक है. Due to a failure in aggregate crushing and screening plant, the project manager is left with only 10 mm aggregate and sand. How will it affect the minimum cement content requirement? So how will it affect? पहला बढ़िया सवाल है पूरे पेपर का. है फिर से कोडल प्रोविजन. अगेन इट इज अ कोडल प्रोविजन. पर यहाँ तक कोई ध्यान देता ही नहीं है या ना कोई पूछा है इस चीज को. सो अगेन अ कोडल प्रोविजन, फिर से डायरेक्टली आपको कोड में मिल जाएगा. अगेन यू कैन रेफर द कोड IS 456. आपको कोड में जितनी भी स्पेसिफिकेशन दे रखी है वो 20 mm एग्रीगेट के हिसाब से दे रखी है. आपको जो भी स्पेसिफिकेशन दे रखी है वो 20 mm एग्रीगेट के हिसाब से दे रखी है. जैसे मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना चाहिए होता है वो बता देगा आपको, पर वो जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट आपको बताएगा एज पर द एक्सपोजर कंडीशन वो 20 mm वाले एग्रीगेट के लिए बताएगा. जैसे ही एग्रीगेट की साइज चेंज हो जाएगी आपको करेक्शन लगाना पड़ेगा उस क्वांटिटी के अंदर. जैसे करेक्शन अगर 10 mm का लगाया और 40 mm का लगाया, अगर 10 mm का लगाया आपको करेक्शन डालना पड़ेगा +40 का, 40 mm का लगाया आपको करेक्शन लगाना पड़ेगा -30 का. तो आ गया करेक्शन. ये तो पूछा है. बोल रहा है एग्रीगेट 20 mm की जगह 10 mm के हो गए तो आपको सीमेंट की क्वांटिटी क्या करनी पड़ जाएगी? 40 kg पर मीटर क्यूब से बढ़ा देनी पड़ेगी. सो इट इज टू बी इंक्रीज्ड. तो बढ़ा दो. आंसर इज बी. 40 mm के लिए रिड्यूस कर देंगे. बिल्कुल सही बात है. अगर इसको फैक्टर के फॉर्म में भी ध्यान रखना है, 40 mm के लिए 10% रिड्यूस कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली, और इसके लिए 12.5% इंक्रीज कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली, या 10% इंक्रीज कर दो. छोड़ो, राउंड ऑफ करके बता रहे ना. कहाँ गई मेरी वो. सो 10% बढ़ा देते हैं, इसके लिए 10% घटा देते हैं ऑन एन एवरेज. ये याद रखने का तरीका. बाकी कोड में ये वैल्यूज गिवन है आपको. दीज वैल्यूज आर गिवन टू यू इन द कोड. ये हटा दो भाई, फिर बोलेंगे सर कोड में तो है नहीं. सब्जेक्ट के रिवीजन का थोड़ा क्या मैंने बहुत सारा बता रखा है बाकी क्लासेस में. अभी वो क्लास नहीं है, अभी जो क्लास चल रही है उसी पे फोकस करो. बाकी सब्जेक्ट रिवीजन का बहुत सारा बता रखा है रिस्पेक्टिव क्लास के अंदर. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन अ 10 मीटर side square shaped sedimentation tank, the flow rate is 100 cubic meter per liter, and if the depth of the water is 2 meter, detention time is. अच्छा, डिटेंशन टाइम पूछ रहा है, निकाल लेंगे. डिटेंशन टाइम ये बढ़िया पेन है, इसको यूज करते हैं.
Detention time is equal to volume by discharge. Volume will be equal to area into depth by discharge. एरिया विल बी 10 का होल स्क्वायर इंटू 2 बाय डिस्चार्ज है। 100 क्यूबिक मीटर पर लीटर नहीं है ये, इट विल नॉट बी 100 क्यूबिक मीटर पर लीटर, क्यूबिक मीटर पर आवर, पर आवर विल बी देयर, सो डिवाइड बाय 100, तो 100 तो कट गया, क्या बच गया आपका 2 आवर, सो आंसर कम्स आउट टू बी 2, सो आंसर कम्स आउट टू बी 2। क्लियर आंसर? चलो बढ़िया, आंसर क्लियर है तो जल्दी करो, 7 सवाल करने अभी। डन। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 9103 मिनिमम वाटर रिडक्शन अचीव्ड यूजिंग सुपर प्लास्टिसाइजर एडमिक्सचर। आज ही कराया था ये क्लास में, आज नहीं कल कराया था ये, सुपर प्लास्टिसाइजर प्लस पे चल रहा था। 20 से लेके 15% से ज़्यादा होता है, सो इट इज़ मोर देन 15%। तो जो हमारा प्लास्टिसाइजर है 5 से लेके 15% की रिडक्शन करा देता है, सुपर प्लास्टिसाइजर 15% से ज़्यादा की रिडक्शन करा देता है। तो इसने क्या पूछा है, मिनिमम कितनी रिडक्शन होगी, तो मिनिमम कितनी रिडक्शन हो जाएगी, 20% की रिडक्शन हो जाएगी। सो मिनिमम रिडक्शन दैट विल बी अचीव्ड इज 20%। बाकी कोड को चेक करोगे, कोड में बता रखी है 20 से लेके 40% की। अभी देख लो, मेरे ख्याल से 13 सवाल किए हैं, 13 में से मेरे ख्याल से 10 सवाल कोडल है, 10 प्रॉब्लम्स वर कोडल। तो आपके एजेई एग्जाम में कोड की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, सिग्निफिकेंस ऑफ द कोड इज ह्यूज। A 9 meter long slab is cast on the first of this month, यानी 1st of July. According to the standard, on which day can the props of the slab be removed? स्लैब है 4.5 मीटर से बड़ी है, तो स्लैब है 4.5 मीटर से बड़ी है, और कंक्रीट का इसने कुछ बताया नहीं, तो मैं ओपीसी लेके चल रहा हूँ, तो 14 दिन लगते हैं, 14 डेज। तो कब रिमूव करोगे इसे, 14th डे पे रिमूव करोगे, विल बी रिमूव्ड ऑन 14th डे। ये 21 वाला कौन है भैया, बीम की बात नहीं चल रही है, स्लैब की बात चल रही है, इज टॉकिंग अबाउट दी स्लैब। बीम के लिए है 21 दिन, ये विशाल सिविल, ये भी 21 दिन। फॉर बीम एंड आर्चेज इट इज 21 डेज, बीम और आर्च के लिए होती है 21 डेज, स्लैब के लिए 14 दिन है। और ये भी अमेंडमेंट के बाद है, ये वाली टेबल भी अमेंड हुई है, अमेंडमेंट 5। तो ये टेबल अमेंड हो गई अमेंडमेंट 5 में। फॉर अदर देन ओपीसी, हाँ, तो अदर देन ओपीसी वाले के लिए भी ऐड हो गई थी इसमें। अब तो 6 मीटर वापस, हाँ बीम के अंदर है, अब तो 6 मीटर बीम 14 दिन, सही बात है। स्लैब में 4.5 मीटर की है, बीम में 6 मीटर की रेंज है। चलो आगे बढ़ते हैं। In case of the weld using lap joint, so in case of the weld using lap joint, the minimum lap should not be less than 4 times the thickness of the thinner part of the joint, ठीक है, और TMM, whichever is more, T स्टैंडर्ड सवाल 40 mm। उसमें पीपीसी भी इंक्लूड कर दिया है, पीपीसी भी इंक्लूड कर दिया उसके अंदर। उसने ओपीसी के अलावा बोला है, तो आप पीपीसी बोल सकते हो, यू कैन से पीपीसी। डायरेक्ट सवाल है, फिर से कोडल, अगेन कोडल प्रोविजन। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर शिप डॉक अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन विद 40 mm एग्रीगेट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय इंडियन स्टैंडर्ड। अगेन अ वेरी गुड प्रॉब्लम, फिर से बहुत ही बढ़िया सवाल। क्यों बहुत ही बढ़िया सवाल बोला, 3 टेबल लगेंगी आपकी एक साथ, 3 tables आर टू बी डिप्लॉयड साइमल्टेनियसली। पहला आपको पता होना चाहिए, पहले तो कोड बता दूं, IS 456। पहले तो मुझे पता हो टाइप ऑफ एक्सपोजर, सो फर्स्ट आई शुड नो टाइप ऑफ एक्सपोजर, कौन सा एक्सपोजर है ये, लिखा हुआ अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, विच टाइप ऑफ एक्सपोजर, वेरी सिवियर।
तो टाइप ऑफ एक्सपोजर वेरी सिवियर। नेक्स्ट मुझे क्या पता हो, वेरी सिवियर एक्सपोजर के लिए सीमेंट कंटेंट, तो मुझे सीमेंट कंटेंट की जानकारी होनी चाहिए। तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट की जानकारी दूसरी टेबल, तो ये हमारी दूसरी टेबल निकल के आ जाती है। वेरी सिवियर एक्सपोजर के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट रिक्वायर्ड कितना होता है? मिनिमम सीमेंट कंटेंट रिक्वायर्ड होते हैं 340 kg पर मीटर क्यूब। फिर ये 20 mm एग्रीगेट के लिए है, जैसे 20 mm एग्रीगेट, सवाल में क्या बोला 40 mm एग्रीगेट, तो अब 40 mm के हिसाब से करेक्शन भी पता होना चाहिए आपको। कितना बताया था पीछे? 10% का करेक्शन बताया था, तो 10% घटा दो उसमें से, तो उसका 10% कितना होता है, या डायरेक्टली आप कितना घटा सकते हो? 40 के लिए बताई थी वैल्यू, पीछे भी टेबल बना के दिखाई थी 40 के लिए, कितनी थी 40 के लिए, ये लो टेबल से उठा लो वैल्यू, -30 घटा दिया, -30 घटा दिया, तो -30 कर दिया तो कितनी हो गई? 40 mm के लिए तीसरा कंसेप्ट 310 kg पर मीटर क्यूब, सो -30 क्या, तो आंसर आ गया आपका 3। तो तीन कंसेप्ट लग गए इसके अंदर, 3 कंसेप्ट्स आर टू बी डिप्लॉयड साइमल्टेनियसली। गजब बढ़िया सवाल है, तो ईएससी में आने लायक वाला। क्लियर है? चले आगे। Which of the following is not a quality of control test of the cement? So which of the following is not a quality control test? Quality control test में क्या पता करते हैं? दो चीजें पता करते हैं, durability and strength. So in quality control test we are concerned with durability, we are concerned with the strength. Strength में कौन कौन से टेस्ट है हमारे पास? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालो, टेंसाइल निकालो। ड्यूरेबिलिटी में क्या है हमारे पास? फाइननेस टेस्ट, देन सेटिंग टाइम टेस्ट, देन साउंडनेस टेस्ट। ये सेटिंग है, ये साउंडनेस टेस्ट है, साउंडनेस टेस्ट। फिर एक है हमारे पास कंसिस्टेंसी टेस्ट, एक है हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट होते हैं। तो क्वालिटी के लिए क्या है हमारे पास? साउंडनेस टेस्ट सही है, स्लम टेस्ट नहीं, तो यही आंसर हो गया। वर्किबिलिटी बताता है ये तो, नॉर्मल कंसिस्टेंसी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए ये 3 टेस्ट तो होते हैं, पर स्लम टेस्ट तो वर्किबिलिटी बताता है, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ नहीं बताता। भाई लास्ट में क्यों आया हो तुम आज? तो 1 घंटा निकल गया, लास्ट में आ रहे हो तुम। खत्म हो गया पूरा टॉपिक, अब लास्ट में आके कर रहा है। भाई 1 बजे की क्लास है, टाइम पे आ जाया करो 1 बजे। भाई समझ में आता है, पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं। पढ़ने के लिए जो बच्चे हैं वो टाइम पे नहीं है, समझ में आता है। तुम पढ़ने थोड़ी आ रहे हो, तुम तो बकर करने आ रहे हो, तो वो तो टाइम पे आके कर लिया करो। अब क्लास खत्म हो गई, आखिरी के 4 मिनट में आया है। अब सबका जाने का मूड हो गया, तो चलो। फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज, सिंपल सवाल है। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 1, CU की वैल्यू कम होती क्या होती है? 1 होती है। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1। क्लियर है? चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या पूछी हुई है। The maximum surface drying time for class A type plastic emulsion paint as per Indian standard. Maximum surface drying plastic emulsion paint, पेंट आ गई, पेंट, और वो भी कौन सी पूछ रहा है? क्लास ए के लिए पूछ रहा है, और वो भी प्लास्टिक एमल्शन के लिए पूछ रहा है।
तो प्लास्टिक इमल्शन के लिए तो क्लास ए और बी के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी है? 45 मिनट्स है। और क्लास सी और डी के लिए मिनिमम सरफेस ड्राइंग टाइम इज 90 मिनट्स, ये 90 मिनट होती है। तो 45 मिनट्स। फिर से स्टैंडर्ड सवाल है, अगेन स्टैंडर्ड सवाल। ये रे पूरी कहानी। चले, सब कुछ बता दो सर, ये कौन से कोड में मिलेगा? IS 15489, ये पेंट प्लास्टिक इमल्शन का कोड है। सो IS 15489। चलो, बताया तो था अभी पीछे, कैसे याद रहता है? अभी पीछे बताया तो था, पीछे पहले भी पूछा था किसी ने, कैसे याद रहता है? किसकी PDF शेयर करूं? चलो देखो, लास्ट प्रॉब्लम। रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट RCC कैन बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन? रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट वो कंक्रीट होता है जिसमें कॉम्पैक्शन रोलर की मदद से की जाती है, जैसे नाम में लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका स्लंप जीरो आता है। रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट वो कंक्रीट होती है जिसकी स्लंप वैल्यू आपको जीरो मिलेगी। स्लंप वैल्यू विल कम आउट टू बी जीरो। कहाँ का यूज करते हैं इसे? वेयर इट कैन बी यूज एन नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज कर सकते हो। तो अब कहाँ का यूज कर सकते हो, कुछ एप्लीकेशन बता देता हूँ इसकी। इसको यूज करते हैं इंडस्ट्रियल वर्क में, तो इंडस्ट्रियल एंड मिलिट्री फैसिलिटीज। इसको यूज करते हैं हम डैम की कंस्ट्रक्शन के अंदर। इसको हम यूज करते हैं एयरपोर्ट के अंदर। इसको हम यूज करते हैं स्टोरेज यार्ड बनाने में। इसको हम यूज करते हैं पोर्ट्स बनाने में। इसको हम यूज करते हैं पार्किंग फैसिलिटीज के अंदर। तो इन सारी जगहों पे यूज होता है। सो इट इज यूज फॉर ऑल दीज वर्क्स। तो सवाल क्या पूछ रहा है? रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट कैन बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? डैम पहला ही आ गया, खत्म कहानी। So answer comes out to be डैम्स। डैम्स के अलावा भी आपको एप्लीकेशन बता दिए। अपार्ट फ्रॉम डैम्स ऑल्सो एप्लीकेशंस आर गिवन टू यू। चलो, सफिशिएंट है आज के लिए, सफिशिएंट फॉर टुडे। स्पीड बढ़ गई है मेरी लिखने की प्यास के साथ, लिखते लिखते। लिखने की प्यास, ये कैसी प्यास है तुम्हारी? पहली बार ऐसी प्यास सुनी है मैंने। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल। अच्छा, PYQ बोल रहा है क्या ये? वो PYQ बोल रहा था, प्यास नहीं बोल रहा था, बोलता PYQ है वो। चलिए, थैंक यू एवरीवन, कल करते हैं इसको कंटिन्यू।